हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ लीगल नॉलेज मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, स्टडीज़ अच्छे से कर रहे होंगे, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से मन लगा कर रहे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अभी जो लेक्चर सेशंस चल रहे हैं उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मेन प्रोविजंस को देख रहे हैं। ठीक है, ये हर एग्ज़ाम में लगभग आता है, कुछ कुछ पोर्शन तो आता ही है। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मस्ट ही मस्ट है, और अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको जानना चाहिए। अगर आप एक आम सिटीज़न भी हैं और नॉलेज के प्रति एक लगाव रखते हैं तो भी आपको ये सब जानना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं तो ये कहा जाता है कि इसका जेनेसिस कहाँ से है, मतलब ये कहाँ से लिया गया। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट फोर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लाई करते हैं, और ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, यानी आयरलैंड में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उनके ही से हमने लिया। ठीक है, कहा जाता है कि ग्रैनविल ऑस्टिन का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को और फंडामेंटल राइट्स को कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ठीक है, इसके थोड़े से फीचर्स जान लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्यों ज़रूरी हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम शॉर्ट में DPSP भी बोलते हैं, तो ये क्या हैं, यानी राज्य को कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए गए, मतलब ऐसे प्रिंसिपल्स दिए गए जिनके तहत सारी जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं, जितनी भी आपके वेलफेयर प्रोग्राम्स, स्कीम्स, ये सब बनते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में उसकी कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, सब्सटेंस छुपा हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, द फ्रेज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डिनोट्स द ideals that the state should keep in mind while formatting policies and laws. ठीक है, ये पार्ट फोर्थ में दिया गया है, पहले भी बताया जा चुका है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस enumerated in the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ Ambedkar, Dr. Bhimrao Ambedkar, the directive principles are like the instrument of instructions which were issued to the Governor General and to the governors of the colonies of India by the British government under the Government of India Act 1935. आप सभी को पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत सारे प्रोविज़न्स बोरो किए गए। इनफैक्ट कभी कभी ये भी कह दिया जाता है कि आधे से ज़्यादा जो संविधान है हमारा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही हमने ले लिया है। अब आगे जानते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम्स फॉर मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। यानी कह सकते हैं कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी में जिसमें हम रहते हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये बहुत ही आपको एलिमेंट्री स्तर पे जा कर के बताते हैं कि क्या क्या जब स्टेट कोई भी पॉलिसी बनाएगा तो क्या क्या ध्यान में रखेगा, क्या उसके दिमाग में रहना चाहिए, तब उसके तहत पॉलिसी बननी चाहिए। या कोई भी वेलफेयर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या ज़रूरी होगा। तो स्टेट को कुछ डायरेक्टिव्स दे दिए गए हैं, उसी के तहत उन्हें अपने जितने भी लॉज बना रहे हैं, पॉलिसीज़ बना रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ही आगे फर्दर प्रोसीड करना है। तो आगे जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जान लेते हैं। इनका क्लासिफिकेशन कैसे है। मेजर 3 क्लासिफिकेशन माना जाता है। एक तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, इनको
3 फर्दर उसमें डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू कि उनका नेचर कैसा रखा गया इसके बेसिस पे। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में क्या आते हैं कि दीज प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद की बात करते हैं। दे ले डाउन द फ्रेमवर्क of a democratic socialist state aim at providing social and economic justice and set the path towards welfare state। क्योंकि हम ये जानते हैं कि अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें जो स्टेट है वो उसको वेलफेयर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही कल्याणकारी जो सारे प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज़ उस बेसिस पे ही बनाई जाती हैं कि मैक्सिमम लोगों का कल्याण हो सके। तो आपको इसके बारे में आर्टिकल्स के बारे में बता दिया जाता कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। तो कुछ मेन इसमें हम जान लेंगे क्या क्या है। टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड टू मिनिमाइज इनइक्वलिटीज़ इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। यानी स्टेट ये विल एंडेवर टू लेसन द जो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे या इनकम के स्टेटस का जो है उसको कम करने की कोशिश करेगा, जो इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। टू सिक्योर द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ livelihood for all citizens, the equitable distribution of material resources of the community for the common good, prevention of concentration of wealth। ये पता ही है आपको कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में ही पूरी वेल्थ कंट्री की नहीं आ जानी चाहिए। ये भी स्टेट का ही काम है कि उसको वो प्रिवेंट करेगा। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी सबको क्या है, चाहे स्त्री हो, पुरुष है या किसी भी जेंडर के हों, अगर इक्वल वर्क किया जा रहा है तो इक्वल पे भी मिलना चाहिए। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। फॉर मैन एंड वीमेन, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज़, यानी कोई भी बच्चे का कोई एब्यूज़ ना हो, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इकोनॉमिक हो, उसको भी प्रिवेंट करेगा स्टेट। एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ये आर्टिकल 39 बोलता है। नेक्स्ट जानते हैं। टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये 39A है, सेक्शन अमेंडमेंट के तहत आया था। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं। टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, यानी किसी को कोई डिसेबलमेंट है, यानी कि असक्षम है किसी भी मामले में, ओल्ड एज हो गई, सिकनेस हो गई, तो उसके लिए भी मतलब असिस्टेंस देगा स्टेट। ठीक है, टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी रिलीफ की बात 42 सेक्शन में कही गई है, आर्टिकल में कही गई, सॉरी। तो स्टेट ये इंडीवर करेगा कि अच्छी कंडीशंस, ह्यूमन कंडीशंस में काम करने की सुविधा मिले। और मैटरनिटी रिलीफ आप जो लीव जानते ही हैं, महिलाओं को मिलती है। नेक्स्ट है टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल कल्चर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल द वर्कर्स, यानी सबको एक जो मिनिमम वेज होना चाहिए वो मिले, और एक ताकि वो अपना एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाएँ। ठीक है, ये आर्टिकल 43 है। 43A में क्या कह दिया, अमेंडमेंट हुआ था। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो वर्कर्स हैं उनका भी पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करेगा स्टेट। 47 आर्टिकल। टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू प्रमोट पब्लिक हेल्थ, यानी कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने भी प्रावधान वो सब स्टेट बनाएगा, और ताकि पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल्स में क्या आता है, आर्टिकल 40 आ जाता है। टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड टू एंडाउ देम with necessary powers and an authority to enable them to function as units of self government। ठीक है, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये आर्टिकल 43 है। टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन एंड ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये 43 आर्टिकल, मतलब ये भी अमेंडमेंट के तहत ही आया, 43B आर्टिकल।
ये हम पहले देख चुके हैं, डिस्कस हो चुका है। टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द SC, STs एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रमोट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 46। ये आप मान के चलिए गांधी जी का मेन मोटो था कि जो नीचे डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको अपलिफ्ट, जैसे जो SCs थे, STs थे, OBCs थे, इनको जो अधिकार नहीं मिले थे, तो इन प्रोविजंस में ये रखा गया कि स्टेट ये हमेशा इस ओर ही पॉलिसीज़ बनाएगा ताकि इन जो जातियों को, इन विशेष जातियों को जो उनके साथ अन्याय हुआ उसे कंपनसेट किया जा सके, और सोशल जो इनजस्टिस हुआ उसको सोशल जस्टिस में कन्वर्ट करके उनको प्रॉपरली रिस्टोर किया जा सके। ठीक है। टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, यानी आर्टिकल 47 कहता है कि स्टेट कोशिश करेगा कि इस तरह के मादक पदार्थों का जो ड्रिंक्स हैं, इन सब का जो ड्रग्स हैं, उनको जो इंजूरियस टू हेल्थ होते हैं यानी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, उनको उनकी रोकथाम के लिए भी ये हमेशा ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगा जिनसे उनका रोकथाम हो। टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज, calves and other milch and draught cattle and to improve their breeds, आर्टिकल 48। यानी कि जो गौ हत्या होती है उसका, और जो भी जो पशुपालन में जो जिनसे हम मिल्क यूज़ करते हैं, उनसे मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं, ऐसे जो जानवर हैं जिन्हें हम डोमेस्टिकेट करते हैं उनका भी मतलब संरक्षण होगा, और इनके जो स्लॉटर हाउसेस जो होंगे उनका नियमन होगा। ठीक है। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में क्या आ जाता है? टू सिक्योर ऑल सिटीजन्स द यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, आर्टिकल 44। बहुत ही डिबेटेबल आर्टिकल है और इस पर अभी काम चल रहा है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा सबके लिए समान। ठीक है। टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन until they complete the age of 6 years। ठीक है। आर्टिकल 45। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री और मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स, समझ ही रहे। टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए भी स्टेट प्रयास करता रहेगा। टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी नेशनल इंपॉर्टेंस, आर्टिकल 14। To separate the judiciary from executive in the public services, article 50. To promote international peace and security and maintain just and humane conditions, honorable relations, मतलब कह रहे हैं कि उन मतलब अच्छे रिश्ते हमारे दूसरे देशों से भी बने, इस ओर भी स्टेट ऐसे लॉज और पॉलिसीज़ बनाएगा, आर्टिकल 51। ठीक है। अब इसके पीछे का कुछ सैंक्शन जान लेते हैं कि क्या है, मतलब क्यों इतना इम्पोर्टेंट इसको माना गया। तो सर BN राव, द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, recommended that the rights of an individual should be divided into two categories। दो कैटेगरीज क्या क्या थी कि जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल, यानी आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं, जस्टिसेबल हैं, और ये जो राइट्स दिए गए हैं, मतलब राइट्स क्या, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो दिए गए वो नॉन जस्टिसेबल है, मतलब इनके लिए आप कोर्ट्स में नहीं जा सकते हैं इनको इन्फोर्स कराने के लिए। ठीक है। तो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट जस्टिसेबल, द Constitution makes it declared that these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर का, नो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल कैन अफोर्ड लाइट हार्टेडली टू इग्नोर द प्रोविजंस ऑफ विच आर कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Similarly, Dr. Ambedkar said in the Constituent Assembly that a government which rests on popular vote can hardly ignore the directive principles shaping its policy। ठीक है। थोड़ा सा क्रिटिसिज्म जान लेते हैं क्या है। Directive principles have been criticized mainly because of their non-justiciable character। ठीक है। इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है
कि हम इनके लिए कोर्ट सुझा नहीं सकते हैं। इनका मान लीजिए अगर स्टेट मनमानी करने पर ही आ जाए तो ये जो इसका एक तरह से क्रिटिसिज्म बनता है कि अगर स्टेट, क्योंकि डायरेक्टिव्स दिए गए हैं बट इनको कंपलसरी नहीं बना दिया गया। ये कहा ज़रूर गया कि आप इनका यूज़ करके, इन प्रिंसिपल्स का यूज़ करके पॉलिसी फ्रेम करेंगे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। तो यूटिलिटी भी जान लेते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल, पहले इनका क्रिटिसिज्म में ये तो पता है कि नो लीगल फोर्स है इसमें, ठीक है, इलॉजिकली अरेंज्ड है, कोई लॉजिकल इसमें थोड़ा सा हो जाता है कि इलॉजिकली इसलिए कह रहे हैं, डॉक्टर एन श्रीनिवासन कह रहे हैं द डायरेक्टिव्स आर नाइदर प्रॉपरली क्लासिफाइड नॉर logically arranged. The declaration mixes up relatively unimportant issues with most vital economic and social questions. It combines rather incongruously the modern with the old and provisions suggested by reason and science with provision based purely on sentiment and prejudices. ठीक है, कंजर्वेटिव है। आईओ जेनिंग्स क्या कह रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द फिलोसफी, पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द 19th century इंग्लैंड। ठीक, he remarked the ghost of Sydney Webb and Beatrice through the pages of the text, मतलब कहीं से भी उठा लिया गया। ठीक है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस Fabian socialism without the socialism. He opined that the directives are deemed to be suitable in India in the middle of the 20th century. The question whether they are suitable for the 21st century cannot be answered, but it is quite probable that they will be entirely outmoded. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, केस संतनाम हैज पॉइंटेड आउट दैट द डायरेक्टिव्स लीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर. According to him, the center can give directions to the state with regard to the implementation of these principles. In case of non-compliance, can dismiss the state government. Similarly, when the prime minister gets a bill which violates the directive principle passed by the parliament, the president may reject the bill on the ground that these principles are fundamental to the governance of the country and hence the ministry has no right to ignore them. The same constitutional conflict may occur between the governor and the chief minister at the state level. एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है कि बिटवीन द स्टेट में है तो गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर में जाता है, सेंटर में है तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में एक कॉन्फ्लिक्ट की कुछ क्लैरिटी नहीं है इनमें, क्योंकि इनको लीगल फोर्स तो दिया नहीं गया। यूटिलिटी क्या है वो जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एल.एम. सिंघवी, एन एमिनेंट जूरिस्ट एंड डिप्लोमैट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर गिविंग लाइफ गिविंग प्रोविजंस बता रहे हैं। ठीक है, MC Chagla क्या कह रहे हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इज ऑफ द ओपिनियन दैट इफ ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर फुली कैरिड आउट आवर कंट्री वुड इंडीड बी अ हेवन ऑन अर्थ, यानी स्वर्ग ही बना देंगे अगर इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लिया गया तो। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर अम्बेडकर हैज़ पॉइंटेड आउट दैट द डायरेक्टिव्स हैव अ ग्रेट वैल्यू बिकॉज दे ले डाउन दैट द गोल ऑफ इंडियन पॉलिटी इज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। BN राव क्या कह रहे हैं, the constitutional advisor to the Constituent Assembly stated that the directive principles are intended as moral precepts for the authorities of the state, यानी कि स्टेट के एक तरह से मोरल प्रिंसिपल्स का काम करेगा। एक तरह से उनमें एक, जब वो पॉलिसीज़ बना रहे होंगे उनमें एक नैतिकता का भाव ला देगा कि ऐसे से करना है। ठीक है, आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत क्रिएट हुआ है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में। तो एक का बहुत इंपॉर्टेंट केस है चंपकम रुद्दोराय राजन का केस। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स द फॉर्मर वुड प्रिवेल, यानी क्या फंडामेंटल राइट्स ही प्रिवेल करेंगे। ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस 1980 क्या कहता था कि इट मीन्स दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज वंस अगेन मेड सबऑर्डिनेट टू द फंडामेंटल राइट्स। इसमें भी क्या कह दिया गया कि अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, तो फंडामेंटल राइट ही प्रिवेल करेगा। ठीक है, आप इसका जान लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हुआ। तो सबसे पहले इन 2015 द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू बॉडी कॉल्ड नीति आयोग। तो आपको पता ही है कि नीति आयोग बन गया था प्लानिंग कमीशन की जगह पे। ठीक है,
और इसमें बहुत सारे लॉज हैं, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन, ये सारे जो लॉज बनाए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर ही बनाए गए। ठीक है। अब 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1990 इस्टेब्लिश द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्टेस एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ SC/STs। तो ये हमने पहले पढ़ा था, उसी के ही इन ड्यू कंटिन्यूशन ये लॉज बनाए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए। लोक अदालत का कॉन्सेप्ट आप जानते ही हैं, इज अ स्टैट्यूटरी फोरम फॉर कॉन्सिलेटरी सेटलमेंट ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स। ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आप जान ही रहे हैं, वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ही पार्ट था जिसे अब लॉ बनाया गया फिर। ठीक है। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये सारे जो लॉज बने वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर ही बनाए गए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ रोज़ नया सीखते रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहिए। हैव अ नाइस डे।